हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा, बीजेपी की सांसद सरोज पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, रंजना कुमारी समाज सेविका भी हैं, निवेशक भी हैं सीएसआर की, शायना इनसे भी मुंबई से जुड़ी हैं, और जस्टिस फखरुद्दीन साहब रिटायर हैं, वह भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। शोभा ओझा जी, क्या जो बयान निकल कर आया एक मंत्री के ज़ुबान से, उसके बाद ये हंगामा जिस सलीके से हुआ, आपको क्या लग रहा है कि ये महज सिर्फ एक कानून के बदला हुआ बयान है, कानून को लेकर, या लगता है कि एक मानसिकता का प्रतीक है? देखिए, अब हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को, हर पुरुष को इस बात की आदत डालनी पड़ेगी कि वो महिलाओं का सम्मान करें और महिलाओं को बराबरी का दर्जा दें। अब वो दिन गए जब बस देवी बना के या तो पूजा जाता था या लात घूसे खाती थी महिला घर में। अब समय आ गया है कि हम महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा दोनों समाज को देनी पड़ेगी और पुरुषों को अपनी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। जो अब्दुल्ला साहब का बयान था, वो मैंने पूरा बयान देखा। उन्होंने शुरुआत ज़रूर ये कह के करी कि अब डर लगेगा महिलाओं से, सेक्रेटरी रखने में भी डर लगेगा, पर आगे जो उन्होंने बात कही कि समाज में बदलाव की ज़रूरत है, बच्चियाँ, लड़कियाँ कम हो रही हैं, समाज में एक इम्बैलेंस हो रहा है, उसकी वजह से रेप बढ़ रहे हैं, तो बाकी उन्होंने सब प्रो महिला बात करी। बस उन्होंने जो शुरुआत उनने कही, वहाँ ज़रूर उन्होंने कहा कि डर लगेगा। तो मैं समझती हूँ कि जब कानून अब सख्त हो गए हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेके, जो पहले रेप में महिला पे ओनस रहता था प्रूव करने का कि रेप उसके साथ हुआ है, अब ओनस एक्यूज पे है, जो गलत करता है उस पर ओनस है प्रूव करने का कि उसको अपने आप को बेदाग साबित करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एक हथियार, ये बहुत बड़ा सख्त जो कानून बना है, ये महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षा कवच बन गया है महिलाओं के लिए। और निश्चित ही इसके चलते अब महिलाएं अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार को खुल के बोलेंगी, लड़ाई लड़ेंगी, और हम हिंदुस्तान में अब महिलाओं को कहीं भी रोक नहीं सकते, चुप नहीं कर सकते उसको। ये हमारे में साहस आ गया है अब जी। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं पुरुष समाज के थोड़े से डरे हैं, सहमे हैं। बस जो मैं चाहती हूँ कि ये लॉ बना, ये रूल बना है, इस रूल से, इस लॉ से हमें ताकत मिलनी चाहिए। पर जहां तक जो मुझे फारूक साहब की बात से समझ आ रहा था, आगे हम आगे एक एक करके हमको लगता है प्रतिक्रिया लेते चलें शोभा जी, मिसयूज ना हो, क्योंकि वो एक लंबा वक्तव्य हो जाएगा तो फिर वो बात टिक नहीं पाएगी। हमें लगता है ये एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसे सुनने वाले कम से कम ठहर के सुन सके। हम लोग इस दिशा को थोड़ा ध्यान रखें। सरोज जी, जिस संसद में ये कानून पास हुआ, उसी संसद के परिसर से ये बयान आया, फीलिंग क्या है आपकी? मैं बहुत ही स्पष्ट तौर पर यह बात को कहना चाहती हूं कि जो बयान है फारूक अब्दुल्ला जी का, वो बहुत दुर्भाग्यजनक है, और मुझे लगता है कि पूरे महिला समाज के लिए एक अपमानजनक बात उन्होंने कही है। शोभा जी इस विषय को स्वीकार भी नहीं कर पा रही हैं, दबे छुपे शब्दों में स्वीकार करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो भी स्वीकार करना उनके लिए एक पार्टी के कारण मुश्किल है। मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि आज महिलाओं को महिला की दृष्टि से मत देखिए। आज एक नारी को इस बात की आवश्यकता है कि वो देवी और दासी दोनों के भंवर जाल से निकलकर एक मानवी के रूप में अपनी पहचान बना पाए। और अगर मानवी के रूप में अपनी पहचान बनाएगी, तभी हम जाकर इन कानूनों का भी पालन कर पाएंगे। और इस कानून के साथ साथ मुझे लगता है कि जिस पहचान के हम मोहताज हो रहे हैं, समय के साथ, संस्कृति के साथ, इस पहचान को हम बना पाएंगे। रंजना, एक मिनट, ये बात आपने कही। रंजना कुमारी जी, एक दो देखिए, दो चीज सामने निकल कर आ रही है, देवी और दासी। एक मिनट सरोज जी, हम इसमें कुछ और आयाम जोड़ते चले। देवी और दासी शब्द का इस्तेमाल दोनों वक्त किया गया, लेकिन रंजना कुमारी जी ये बताइए कि एक सांसद, मंत्री का ऐसा बयान आता है, संसद ऐसा कानून बनाती है, हम जो समझ पा रहे हैं ये समाज का दबाव था, संसद के भीतर से आवाज नहीं निकली थी, सड़क पर आंदोलन हुए थे, लोग एकजुट हुए थे, संसद को उस दिशा में सोचना पड़ा। तो क्या वो कौन सी स्थिति पैदा इस देश के भीतर अब सड़क पर की जाए जिससे इस तरह की मानसिकता भी कम से कम बदली जा सके? रंजना जी, देखिए, समाज जब परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है और पहली बार लड़कियों का भयपूर्ण मौन टूटा है और वो इन सवालों को बड़े साहस के साथ सामने ला रही हैं, इसके बावजूद कि आज भी उन पर ही लांछन लगाया जा रहा है। कम से कम 2 केस में तो हम लोगों ने देखा
कि लड़कियों को ही दोषी ठहराने की कोशिश की गई। और ऐसे में देश में जो लोग नेतृत्व करते हैं, जो लोग लोगों के प्रतिनिधि हैं, संसद में बैठते हैं, कानून बनाते हैं, उनकी तरफ से गैर जिम्मेदाराना बयान बर्दाश्त के काबिल नहीं है, चाहे वो किसी भी मंशा से कहा गया हो। मैसेज दो जाता है, मैसेज ये किया जाता है कि लड़कियां सावधान हो जाओ, अगर तुमने शिकायत करना शुरू किया तो तुम्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी, तुम्हें कोई नौकरियां नहीं देगा, तुम्हें कोई रखेगा नहीं। ये बड़ा ही नासमझी वाला बयान है और बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, क्योंकि आज समाज में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, आगे आएंगी, उनको नौकरियां मिलेंगी और नौकरियां देनी पड़ेंगी। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक तरह से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम नौकरी करती हो तो तुमको सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब क्या है इसका? मतलब ये इस तरह की हल्की ओछी बातें कम से कम फारूक अब्दुल्ला जी की तरफ से नहीं आनी चाहिए थी। नरेश अग्रवाल का समझ में आता है कि वो एक बहुत ही घटिया किस्म के नेता हैं, लेकिन कम से कम फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार हैं और उनको इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए इस तरह की बयानबाजी के लिए। मैं भी उनके पुत्र की मांग का समर्थन करती हूँ। मैंने सुबह ही कहा था इस तरह के बयान अगर उनकी तरफ से आने लगे तो फिर हम बाकी लोगों के प्रति किस तरह की उम्मीद लगाएं जो कि संसद में बैठे हुए हैं। एक बात छोटी सी और कहना चाहूंगी कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें आज परिवर्तन की जरूरत है। हम लोगों ने स्पीकर मीरा कुमार जी से भी आग्रह किया था कि कम से कम ये परिवर्तन करिए कि महिला की अस्मिता की हत्या करने वाले, उनके साथ इस तरह के हल्के बयानबाजी करने वाले लोगों को संसद में बने रहने का हक नहीं दिया जाए। और जो लोग इस तरह की ताकि कम से कम ये एक जो आदत सी बन गई है वो खत्म हो लोगों की। हम इस चर्चा को आगे ले जा रहे हैं। हम रंजना जी इस चर्चा को हम आगे ले जा रहे हैं। देखिए 2-3 सवाल ऐसे उठे हैं। एक सवाल यह भी था कि महिलाओं के आरक्षण से मुद्दा जब शुरू हुआ था तो जिस तरह के कमेंट संसद के भीतर किए गए थे उससे सब कोई आहत हुए थे। दूसरा सवाल है अपनी सत्ता को देने की स्थिति में सांसद नहीं है जो पुरुष हैं। अब उसमें के बाद सांसदों के जरिए अगर ऐसी टिप्पणी आती है तो आगे रास्ता क्या? हम एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। शाइना एनसी और जस्टिस फखरुद्दीन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम तुरंत लौट रहे हैं। हम सीधे पहले शाइना एनसी, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये कानून का खौफ कोई ऐसे क्राइम को लेकर है या इस समाज की मानसिकता को लेकर ये खौफ है जिसका जिक्र फारूक साहब से निकला है और इस दौर में लगातार, चाहे वो चीफ जस्टिस पुराने जस्टिस गांगुली का सवाल हो, चाहे वो तरुण तेजपाल का हमने ये खौफ जो निकल कर आ रहा है, ये क्या है? ये उस सिर्फ कानून भर का खौफ है या उस मानसिकता पर चोट करता हुआ ये कानून है? मुझे लगता है कि जो पुरुष एक पोजीशन ऑफ पावर में है, जैसे कि आपने 2 सही उदाहरण दिए, एक है तरुण तेजपाल, दूसरे हैं गांगुली जी। तीसरे तरफ से आप देखने जाओ तो मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो फारूक अब्दुल्ला जी भी यही स्लॉट में फिट होते हैं, जहां मेन इन पोजीशंस ऑफ पावर फील दे कैन गेट अवे स्कॉट फ्री या कुछ बोलने के बाद भी वो गेट अवे स्कॉट फ्री। अभी मुद्दे 2 है यहाँ पर। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि मानसिकता में बदलाव लाना चाहिए, वो शुरुआत होता है जब आप महिलाओं के प्रति सम्मान देते हैं। एक तरफ हम बोलते रहते हैं कि दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, दूसरे तरफ जब आप ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं कि ये बोझा है, ये पनौती है, ये एक लोड है हमारे ऊपर, मुझे लगता है कि दिस इज़ द पैराडॉक्स जो हमको सही मायने में फाइट करने की आवश्यकता है। आज आपने देखा है कि देश भर में निर्भया के केस के बाद बलात्कार और महिलाओं के प्रति शोषण को लेके इतना सारा अवेयरनेस रह चुका है, जहां ये कहना कि पुरुष ने महिला के लिए नहीं सोचा या महिला ने महिला के लिए नहीं सोचा, वो विवाद का मुद्दा नहीं है। विवाद का मुद्दा ये है कि जब ये इनसेंसिटिव कमेंट्री होती है या फिर इनसेंसिटिव रूप से आपका दबाव जो है एक महिला के प्रति शोषण करते हैं या बलात्कार करते हैं या फिर सिर्फ मॉलेस्ट करते हैं। मुझे लगता है कि मुद्दा ये है कि कानून का खौफ क्यों नहीं है, क्योंकि हमने लगातार देखा है कि कन्विक्शन रेट लो है। 2-4 दिन ये मुद्दा चलता है, फिर माफ़ी मांगते हैं, फिर ये मुद्दे से हट के कोई और मुद्दे पे हम हटते हैं। बट द मेन पॉइंट इज कि महिला को जब आप सम्मान करेंगे और जब आप ऑब्जेक्टिफाई नहीं करेंगे, यानी कि उनको एक ऑब्जेक्ट, एक कमोडिटी के रूप में नहीं देखेंगे, तब हकीकत में परिवर्तन ला सकेंगे हम समाज में। जस्ट एक मिनट, हम इसका जरा इसके इम्प्लीकेशंस पे आते हैं। एक मिनट जरा जस्टिस फखरुद्दीन, एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं कि कानून हमारे यहाँ बहुत सारे हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हो पा रहे हैं। एक कानून ऐसा आया है जिसको देखकर फारूक साहब ने जिक्र कर दिया,
लेकिन हम एक चीज़ जरा हमें लगता है लोगों को समझना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशंस अगर नहीं होंगे, क्योंकि ये दबाव मीडिया का है, ये दबाव सोशल मीडिया का है, ये दबाव उस एलिटनेस का है जो कि समाज में प्रभावी तबका है। ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में, पिछड़े इलाकों में ये इस तरीके से घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। तरीके क्या होने चाहिए अब? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं एक बस इससे पहले एक बात और कहूँगा, ये कैबिनेट मिनिस्टर है, इन्होंने शपथ ली है शेड्यूल 3 में टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज, और तमाम सभी नागरिकों को, शहरियों को उनके हकूक दिलाने की। मैं संविधान का शेड्यूल 3 में रख के खोले बैठा हूँ, और उसमें एक ये भी है, डिस्चार्ज माई ड्यूटी सो आई विल डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपुल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर और फेवर अफेक्शन और रिविल। अरे भाई, आप सांसद हैं, आपने बहुत डिलिब्रेशंस के बाद जनता की मांग पर इतने इसको बैठ के दिन और रात में आपने इसको पास किया, ये पास हुआ निर्भया के बाद। आप तो ये तो बहुत हिले हवाले हो रहे थे। जब दबाव पड़ा समाज का, तब बैठे सांसद, पास किया, आपने शपथ ली है। आप ये हीला हवाला क्या कर सकते? अरे भाई ये कानून ऐसा हो गया, अरे भाई ये कानून हो गया, अरे भाई अब ये हो गया, अरे भाई जब हो गया। ना पहले होना था, ना अब अब हो सकता है, और ना आइंदा होगा। फारूक अब्दुल्ला साहब और सभी मंत्री और सांसद और मैं, हम सब सोच लें कि अब समाज हमें इस बात के लिए माफ़ी ना, आगे आने वाली नस्लें हमें इन बातों के लिए माफ़ नहीं करेंगी। ये मैं कहना चाहता हूं। हम इस बात मैं को दूसरी बात और कहना चाहता हूं, ऐसे कानून मत बनाइए अगर आपको लगता है कि जिस पे आप खुद पालन ना कर सकें। कानून हम बना रहे हैं दूसरों के लिए, और खुद हम सोचते हैं कि हम उससे मुस्तस्ना हो जाए, हम उससे अलग हो जाए। नहीं, हमें अपनी ज़बान पर भी लगाम लगानी पड़ेगी, हमारे अपने कंडक्ट पे भी लगाम लगानी पड़ेगी। हमने अपने आप को सुधारना होगा, हमें देखना होगा कि हम आईने में, ग्लास में हैं। मीडिया भी जाग रहा है, समाज भी जाग रहा है। एक और बात है, बिल्कुल, हमारे घर की बहनें, बेटियां, हमारे घर की बहन और बेटियां भी जो हैं वो कामकाजी हैं, कर रही हैं, समाज में दौड़ रही हैं। तो ये बात नहीं हुई कि हम दूसरों के लिए कुछ, अपने लिए कुछ। ये आपने एक नया एंगल भी दिया है कि संविधान की शपथ लेकर मंत्री बनता हुआ शख्स अगर उसी संविधान के तहत बनने वाले कानून को ही नहीं मान रहा है या उससे डर रहा है, तो फिर इस समाज के भीतर इम्प्लीकेशंस उसके कौन करेगा और इम्प्लीमेंट कौन करेगा?